नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति करंट क्विज 2025। करंट क्विज का मतलब इसमें देखें समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश होगा जो 1 दिसंबर 2024 से लेकर 15 सितंबर 2025 तक की घटनाएं इसमें शामिल हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि पिछले देखें 9 महीने तक की घटनाएं, पिछले 8 से 9 महीने तक की घटनाएं करंट अफेयर्स की इसमें इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नकोश है। जैसा कि यह प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछा जाता है यूपी पीएससी पीटी एग्जाम 2025 के लिए, जिसका देखें एडमिट कार्ड कल जारी कर दिया गया 30 सितंबर 2025। इसका एग्जाम जो यानी पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कोश जो है करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि परीक्षा फॉर्मेट में ही ये क्विज तैयार किया गया है और ये समसामयिक घटना चक्र की प्रकाशन या प्रस्तुति है। और ये ध्यान दें कि ये आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी द्वारा ही आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जिसकी शिक्षक भर्ती 6 दिसंबर से शुरुआत गणित के साथ इसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें 30 प्रश्न जो आपके होंगे वह जीएस यानी जनरल स्टडीज को, जिसमें करंट भी इंक्लूडिंग है। इसके अलावा जीआईसी लेक्चर भर्ती में भी 40 प्रश्न जो जीएस को, उसमें करंट अफेयर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे या जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग क्या है, तो 67वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 3 लोगों को दिया गया, जिसमें भारत की संस्था भी शामिल। इस पर हम क्विज को देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये सारी जानकारी निहित है, इसको आप देख सकते हैं। अनुक्रमणिका के अंतर्गत यानी कॉन्टेंट इसमें क्या है, तो कॉन्टेंट ये सारी चीज़ें इसमें कॉन्टेंट रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखें तो आपका जो है करंट नोट्स के अंतर्गत इसमें भारत के 15वें उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। इसको देखें तो निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है, 12 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यानी इनका निर्वाचन 9 सितंबर 2025 को किया गया था और यह 3 दिन बाद जो है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, उपराष्ट्रपति चुनाव परिणामों में सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता वोट मिले थे। ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही, यानी इसका सी आंसर सही हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन यह है, यानी इसकी व्याख्या देखें तो 12 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई, यानी शपथ कौन दिलाती हैं ये भी याद रखें। ये भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं जो वर्तमान में हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने, इन्होंने राष्ट्रपति भवन में उनको पद की शपथ दिलाई। इन्होंने जगदीप धनखड़ का स्थान लिया। इससे पूर्व जो भारत के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी थे, जो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिए थे या रिजाइन कर दिए थे। 9 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। इनको भी याद रखना है। उपराष्ट्रपति चुनाव परिणामों में सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता वोट मिले, ये स्टेटमेंट दिया गया, इंपॉर्टेंट है। जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले, यानी कितने ज़्यादा मिले हैं, 152 वोट ज़्यादा मिले हैं। इसमें से 15 वोट अमान्य घोषित किए गए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोटर संख्या 788 थे, क्योंकि इसमें देखें तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति में देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो होता है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, मनोनीत नहीं करते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें विधान परिषद, जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था होती है, जैसे 6 राज्यों में है, विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जबकि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति में देखें तो केवल संसद सदस्य का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। हालांकि एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करने का जो प्रावधान था 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इसमें ध्यान दे सकते हैं कि राष्ट्रीय चुनाव की कुल वोटर संख्या कितनी 788 थे। इनमें 7 पद रिक्त रहने के कारण प्रभावी वोटर संख्या 7 कम हो गई, 781 रही। इसमें से कुल 767 सांसदों ने वोट डाला। इसमें लोकसभा में देख सकते हैं कि लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वर्तमान में वो 545 है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को निकाल दिया गया। पहले 545 थे, तो 545 हो गई। अब 245 राज्यसभा सदस्यों की संख्या टोटल जोड़ने तो 788 सदस्य जो हो जाते हैं। यह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटर संख्या है। 7 पद रिक्त होने की वजह से 781 रह गई और इसमें से 767 लोगों ने वोट डाला। और प्रथम वरीयता के तौर पर देखें 767 और इसको हम जोड़ दें तो यह 752 हो जाएगी। इसमें से 767 लोगों ने वोट डाला, जिसमें से 15 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए।
चलिए अगला देखें प्रश्न इस करंट अफेयर्स के रूप में जो पूछा है, संयुक्त कमांडो का सम्मेलन यानी ट्रिपल सी 2025 को देखें तो इस पर संबंधित प्रश्न किस प्रकार से 15 से 17 सितंबर 2025 तक संयुक्त कमांडो का सम्मेलन यानी ट्रिपल सी 2025 का आयोजित कहाँ किया गया? ये इसका बी है, इन कोलकाता में आयोजित किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इस प्रकार से है कि 15 से 17 सितंबर 2025 तक संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन ट्रिपल सी 2025 कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय देखें तो सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। ये विषय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगले प्रश्न में देखें तो कांडला बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन, इससे संबंधित प्रश्न क्या है? 31 जुलाई 2025 को गुजरात के कांडला बंदरगाह क्या है? 13 मेजर पोर्ट है वर्तमान में भारत में, तो उसमें कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, उद्घाटित भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उत्पादन क्षमता इलेक्ट्रोलाइजर कितनी है? तो 20 का 1 मेगावाट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो व्याख्या इसका है इस प्रकार से 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय पोत परिवहन, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात स्थित दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण यानी कांडला बंदरगाह का जो नवीन नाम है वो दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण यानी डीपी कांडला में स्वदेशी रूप से निर्मित 1 मेगावाट क्षमता वाले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2025 को गुजरात के भुज में 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखे थे यानी नींव रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली AI आधारित सड़क सुरक्षा पहल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सड़क सुरक्षा पहल किस प्रकार से? इस पर प्रश्न किस प्रकार से? तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा आधारित सड़क सुरक्षा पार्क परियोजना शुरू की। स्टेटमेंट सही है। इस परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। ये स्टेटमेंट गलत है यानी केवल एक स्टेटमेंट इसका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो यह है कि 28 जुलाई 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जारी किया। यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत देखें तो यह परियोजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और बिग डेटा एनालिसिस पर आधारित है और मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुरूप है। यानी यह मोटर वाहन अधिनियम उत्तर प्रदेश के लिए और केंद्रीय मोटर वाहन 1989 यानी 1 साल पहले केंद्र का, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का है। यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुरूप है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बिग डेटा एनालिसिस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य। ध्यान रखना है कि पहला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के डेटा संचालित प्रशासनिक मॉडल स्थापित करने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में पहले ही 10 करोड़ आवंटित किए थे। 10 करोड़ है और क्वेश्चन में क्या दिया था? 100 करोड़ है, तो ये 10 करोड़ होना चाहिए, 100 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ रहेगा तो सही हो गया होता। अगला देखें तो पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025। बिम्स्टेक का मतलब बंगाल की खाड़ी के देशों का यह जो संगठन है बिम्स्टेक, इसमें 7 मेंबर होते हैं भारत से। तो इसमें देखें 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो डी इसका नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस स्थान को याद रखना है, भारत मंडपम में। विदेश मंत्रालय और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा आयोजित सप्त सुर यानी 7 सुर, संगीत में 7 सुर होते हैं। 7 राष्ट्र बिम्स्टेक में है। एक राग सप्तसुर 7 नेशन 1 मिलोड नामक इस महोत्सव में 7 बिम्स्टेक देशों को विशिष्ट संगीत परंपराओं का उत्सव मनाया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। चलिए अगला देखते हैं तो भारत में पहली बार लड़कियों के लिए फीफा टैलेंट एकेडमी शुरू की गई। अगस्त 2025 में भारत में लड़कियों के लिए पहली फीफा टैलेंट एकेडमी की शुरुआत किस स्थान की गई थी? तो हैदराबाद में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो 2 अगस्त 2025 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF और फीफा ने हैदराबाद तेलंगाना लड़कियों के लिए देश की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी शुरू करने की साझेदारी की है। इसके लिए AIFF और तेलंगाना सरकार ने पहले तेलंगाना स्पोर्ट काउंसिल में ऐतिहासिक समझौता का हस्ताक्षर किया। इंपॉर्टेंट, हैदराबाद याद रखें आप। पहला भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक वार्ता 2025 देखें 5 अगस्त 2025 को पहला भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक वार्ता 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बी में यानी इसका नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो इस प्रकार से 5 अगस्त 2025 को पहला, ध्यान रखें, पहला भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक वार्ता 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत के रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय शाखा के प्रमुख कैथलीन पियर्स ने इस बैठक में सदस्यता की यानी को चेयर किया। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान वेस्ट टू वंडर थीम पार्क की स्थापना की गई। 6 अगस्त 2025 को शिलान्यास किए गए देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान वेस्ट टू वंडर थीम पार्क के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? ध्यान रखना, इसमें नहीं है, नई को भी बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इस थीम पार्क का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, सही है।
पार्क का निर्माण 100 एकड़ भूमि में किया जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पार्क के निर्माण की अनुमानित लागत राशि 14.98 करोड़ रुपये सही है। इसमें आर्यभट्ट, चाणक्य, अशोक, जेपी नारायण और दशरथ माझी को प्रस्तुत किया गया, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन देखें तो 6 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान वेस्ट टू वंडर थीम पार्क का शिलान्यास किया। इस वेस्ट टू वंडर थीम पार्क की निर्माण लागत 14.98 करोड़ सही हुआ। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल जेपी गंगा पथ के बीच 10 एकड़ भूमि में वेस्ट टू वंडर थीम पार्क निर्माण शुरू। ध्यान रखना यहाँ भी 10 है, इसमें 100 दिया है, आपको करेक्शन करना था। 10 एकड़ भूमि में 100 एकड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस थीम पार्क में बिहार की महान विभूतियां कौन सी? आर्यभट्ट, चाणक्य, सम्राट अशोक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, दशरथ माझी की प्रेरणादायक गाथाओं को उद्धृत किया जाएगा। देश और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी देखें, इस पर भी किस प्रकार से प्रश्न बने हैं। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई 4.5 किलोमीटर लंबी रुद्रास्त्र मालगाड़ी संबंध में इनमें कौन से कथन सही? नहीं, ध्यान रखना, इसमें भी नहीं सही पूछ रहा है। यह मालगाड़ी 6 बॉक्स रेक्स को जोड़कर और 7 इंजनों की सहायता से संचालित की गई, सही है। इसमें कुल 345 वैगन थे, जिसमें से प्रत्येक 72 टन माल लदा होता है, सही है। यह न केवल भारत बल्कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, ये भी सही है। इसका ट्रायल रन 209 किलोमीटर की दूरी को औसत 60 किलोमीटर प्रति घंटे से पूरा किया गया, ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट इसका देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसमें ऐड कर लेते हैं। 67वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 पर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के दृष्टिकोण से और एग्जाम दृष्टिकोण से भी। तो इसमें देखें 67वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के बारे में देखें, इस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है या किस प्रकार से प्रश्न बनाया गया है। तो इसमें देखें 31 अगस्त 2025 को घोषित 67वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 संबंध विचार कीजिए। यानी रमन मैग्सेसे कौन थे? ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, उन्हीं के सम्मान में जो है रमन पुरस्कार प्रदान किया जाता है और एशिया के नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। तो इसके स्टेटमेंट के अंतर्गत देखें तो ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें देखें कौन सा सही है। इस हिसाब से इस वर्ष एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की, सही है। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। ये इस पुरस्कार की स्थापना 1950 में हुई थी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी इसका सी होगा 1, 2 सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इस प्रकार से 31 अगस्त 2025 को 67वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार 3 व्यक्ति संगठनों को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। पुरस्कार विजेता के नाम इस प्रकार देखें तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली भारत को दिया गया। मालदीव यानी शाहिना अली मालदीव की हैं, यह हिंद महासागर संरक्षण से संबंधित मालदीव की जो सोशल वर्कर है शाहिना अली, इनको दिया गया। इसके बाद फ्लेवियानो एंटोनियो एल लिवानुआ फिलीपींस के हैं, इनको दिया गया। यानी एक भारत की एक संगठन और इसके मालदीव की जो व्यक्ति हैं और फिलीपींस का एक संगठन, 3 लोगों को दिया गया है। इसमें देखें फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली जो भारत का संगठन, इसके बारे में देखें तो ये भारत के ग्रामीण और शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा के लिए सामुदायिक और सरकारी संसाधन जुटाने में समर्पित एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ है। एजुकेट गर्ल के नाम से प्रसिद्ध ये फाउंडेशन प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन होगा। राजस्थान में स्थापित इस फाउंडेशन की स्थापना 2007 में सफीना हुसैन ने की थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखें। राजस्थान में स्थापित इस फाउंडेशन की स्थापना 2007 में किसने किया था? सफीना हुसैन ने की थी। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसकी स्थापना रमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा 1957 में की गई थी। ध्यान रखना, यही प्रश्न पूछा था, इसको 1950 कर दिया था। तो यह रमेश मैग्सेसे वर्ष 1957 में, यानी भारत की आज़ादी के 10 साल बाद इसको याद कर सकते हैं। ये भारत की आज़ादी के 10 साल बाद जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से यदि 1957 कर देता तो ये भी सही हो गया होता है। एक और प्रश्न इसमें उठाते हैं सामरिक रूप से। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 को देखें, इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। अगस्त 2025 में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता? डी है मनिका विश्वकर्मा ने जीता। व्याख्या देखें इसमें उत्तर सहित क्या आपका बनता है। तो 18 अगस्त 2025 को राजस्थान की, ध्यान रखें ये भी राजस्थान की, मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित की गई। अब वे 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 जो थाईलैंड में आयोजित की जाएगी का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रतियोगिता के रनर अप देख सकते हैं, यानी इस प्रतियोगिता के कौन से प्रथम रनर अप तान्या शर्मा उत्तर प्रदेश की, द्वितीय रनर अप मेहक ढिंगरा हरियाणा के, तृतीय रनर अप अमिशी कौशिक हरियाणा के रहे। अगले प्रश्न को इसमें उठाते हैं। देखें जो सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से इसने करंट अफेयर्स के रूप में जो है आपका दिया है लेटेस्ट में, इसमें देखें नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री अंतरिम रूप में निर्वाचित हुई। इसमें देखें तो जैसा कि देखिए कि 9 सितंबर को भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया गया और 12 सितंबर को उनको उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। 15वें उपराष्ट्रपति को 9 सितंबर इतिहास में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 9 सितंबर को ही देखें तो नेपाल में जो होता है वह क्रांति होती है छात्रों द्वारा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर। उसी के बाद जो है नेपाल में पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनती हैं। इस पर देखें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, यानी जेन जेड द्वारा किया गया था। जेन जेड है
यह 1997 से लेकर के 2012 के बीच में जो जनरेशन पैदा हुई उसको कहा गया, 28 वर्ष तक की एज वालों को कहा गया, इनके द्वारा एक क्रांति की गई थी। तो चलिए देखिए इस पर निम्न कथनों पर विचार किस प्रकार से किया गया है। 12 सितंबर 2025 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री अंतरिम के रूप में शपथ ग्रहण किया। यानी सही ध्यान रखें कि 12 सितंबर को ही जो है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने भी शपथ ली। इससे यहाँ पर काफ़ी संयोग उत्पन्न हो रहा, दोनों को डेट के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। यह वर्ष 2016-17 तक नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी मुख्य न्यायाधीश यानी वहाँ के जो है मुख्य न्यायाधीश, जैसे भारत में होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी जैसे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से नेपाल के चीफ जस्टिस ये रह चुके थे सुशीला कार्के, जो कहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं। यानी इसमें C 1 व 2 दोनों सही है। इसका व्याख्या एक्सप्लेनेशन देखें तो 12 सितंबर 2025 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्के नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री अंतरिम में शपथ ली। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। नेपाल के जो प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल हैं। वह नेपाल सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने इससे पूर्व वर्ष 2016-17 तक नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। वो इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला भी बनी हैं। उल्लेखनीय कि नेपाल में जेट आंदोलन के फलस्वरूप 8 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था। और इनका संबंध देखें तो यह BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से पढ़ी हैं ये जो सुशीला कार्के जी। अगले प्रश्न के रूप में देखें तो दुनिया का पहला AI जनित सरकारी मंत्री देखें तो किस देश ने 11 सितंबर 2025 को दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। तो AI मंत्री के रूप में ये पहली घटना हो जाती है, तो अल्बेनिया ने किया है। व्याख्यात्मक उत्तर इसको देख सकते हैं। यानी इसमें देखें 11 सितंबर 2025 को अल्बेनिया ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लक्ष्य दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री AD रामा, इनको याद रखें, अल्बानिया के प्रधानमंत्री AD रामा ने अपने मंत्रिमंडल में डिजिटल मंत्री की घोषणा की है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस डिजिटल मंत्री का नाम क्या रखा गया? DLA रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मंत्री कहाँ पर? अल्बानिया में, और उसका नाम क्या रखा गया? DLA रखा गया है। DLA रखा गया। DLA को सार्वजनिक निविदाओं से जुड़े सभी फैसले लेने की जिम्मेदारी दी गई है। इसका मुख्य कार्य क्या? सरकारी निविदाओं का मूल्यांकन और आवंटन करना है। इस डिजिटल असिस्टेंट का नाम DLA है, जिसका अर्थ होता है सूर्य, और यह जनवरी से ही लोगों को ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का उपयोग करने का तरीका बता रहा है। DLA अब सरकारी मंत्रिमंडल की पहली गैर मानव सदस्य जो पूरी तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चालित हो गए हैं। तो ये तो बहुत सराहनीय पहल है। ऐसा अन्य देशों को भी, यानी भारत सरकार में करना चाहिए, क्योंकि भारत में भी भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी इत्यादि है। इस तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में देखें तो, हालांकि इस प्रकार से देखें तो इसको उस तरह जो मानव में लोभ लालच इत्यादि जो होती है या भ्रष्टाचार होता है लेकर, पैसे को लेकर या पद को लेकर, वो इसमें नहीं रहेगा। तो यह जाहिर सी बात है कि यह इस तरह कार्य ज़्यादा संपादित करेगा और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने में कारगर सिद्ध हो सकता है। इसके बाद देखिए संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक के बारे में देखें किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें 31 अगस्त 1 सितंबर 2025 के मध्य संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक चीन में तियानजिन में आयोजित की गई। सही है स्टेटमेंट। अगली बैठक, इसकी अगली बैठक किर्गिस्तान में प्रस्तावित है। ये भी सही, दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी C इसका आंसर सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 31 अगस्त 1 सितंबर 2025 के मध्य संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक चीन के तियानजिन में आयोजित की गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बैठक की मेजबानी की। इसमें SCO सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इस बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया। इसकी अगली बैठक किर्गिस्तान प्रस्तावित है। इसमें देखें कुल 10 सदस्य देश हैं। इसके संस्थापक 6 सदस्य देश थे। 2017 में इसमें देखें तो आपका जो है भारत और पाकिस्तान को ऐड किया गया 8 है। वर्तमान में इसके सदस्य 10 हो गई, और 17 इसमें जो है इसके जो पर्यवेक्षक है, कुल मिलाकर 27 जो इसके सदस्य 10 परमानेंट हो जाएंगे और 17 पर्यवेक्षक के रूप में। इसमें इलेक्शन पूर्व कलेक्शन हमने कर लिया है। आप इस चैनल पर जाकर उस सिलेक्शन को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें तो बांग्लादेश का पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया। 31 जुलाई 2025 को बांग्लादेश द्वारा जारी पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI संबंधित कथन सत्य है। बांग्लादेश में लगभग 3.9 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे भारत में नीति आयोग जारी करता है, उससे बांग्लादेश में जारी किया गया। इसमें देखें सुंदरबन जिला बहुआयामी गरीबी से सबसे कम प्रभावित है। बच्चों की बहुआयामी गरीबी दर वयस्कों की तुलना में 35% अधिक पाई गई। इसमें से 1 और 3 से 2 इसमें गलत है, यानी बंदरबल जिला बहुआयामी गरीबी सबसे कम प्रभावित है, ये गलत हुआ। 1-3 इसमें सही है। इसका निरीक्षण देखें तो 31 जुलाई 2025 को बांग्लादेश ने अपना पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक या मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया। मल्टी डायमेंशनल जो है पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया। रिपोर्ट योजना आयोग के समान आर्थिक प्रभाग GED द्वारा यूनिसेफ और यूरोपीय संघ EU के सहयोग से प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 3 में से 1 बच्चा यानी 28.9 बहुआयामी गरीबी की जीवन व्यतीत कर रहा है, जो वयस्कों की तुलना में काफ़ी अधिक यानी 21.4% है। कुल 3.9 करोड़ से अधिक लोग बांग्लादेश में बहुआयामी गरीबी जीवन जी रहे हैं। बच्चे वयस्कों की तुलना में 5% अधिक बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं।
बंदरबन जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जबकि क्वेश्चन में सबसे कम दिया था, जहां 65.36 लोग वहीं गरीबी में हैं। सिलहट डिवीजन में सबसे ऊंचा डिवीजन दर 37.7% है। इसके बाद चटगांव और सिलहट में बच्चों के वयम गरीबी अधिक है, जबकि उत्तर बांग्लादेश में मौद्रिक गरीबी अधिक पाई गई है। अगला प्रश्न के रूप में देखें तो अल सल्वाडोर में संविधान संशोधन किया गया। इससे संबंधित प्रश्न क्या है? तो इसमें 31 जुलाई 2025 को अल सल्वाडोर में पारित संवैधानिक संशोधन विधेयक संबंध में क्वेश्चन सही नहीं, इसमें सही नहीं पूछ रहा है, तो सी इसमें सही नहीं है, सी इसमें सही अपने आप हो जाएंगे। यानी ये सही है। राष्ट्रपति के लिए अनिश्चितकालीन पुनर्निर्वाचन की अनुमति दी गई, सही। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष, सही है। रन आप चुनाव प्रणाली को समाप्त करेंगे, सही है, जबकि ये गलत हो जाएगा। संसद में विधेयक सर्वसम्मति पारित सर्वसम्मति से नहीं था, ये गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो 31 जुलाई 2025 को अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति को याद रखें, नायब बुकेले की पार्टी ने देश के नेशनल संवैधानिक बदलावों को मंजूरी दी। सत्तारूढ़ पार्टी मध्य अमेरिकी राष्ट्र, ध्यान रखें मध्य अमेरिकी राष्ट्र है, में चुनाव प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन लाने के लिए एक विधेयक पारित किया। यानी अल सल्वाडोर मध्य अमेरिकी राष्ट्र, इसको याद रखें। इससे राष्ट्रपति नायब बुकेले के लिए एक और कार्यकाल पूरे करने का रास्ता खुल गया। ये विधेयक संसद में 57-3 के भारी बहुमत से पारित किया गया, यानी सर्वसम्मति नहीं है, इसमें 3 लोगों ने विरोध किया था। और इसमें देखें तो ये पारित इस संविधान संशोधन विधेयक में कई बड़े प्रावधानों में राष्ट्रपति के लिए अनिश्चितकालीन पुनर्निर्वाचन की अनुमति, कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया जाना, रन आप चुनाव प्रणाली को समाप्त करना इसमें शामिल रहा है। प्रधानमंत्री की मालदीव की राजकीय यात्रा के अंतर्गत इस पर प्रश्न देखें तो 25 से 26 जुलाई 2025 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की राजकीय यात्रा पर, यह देखें तो ये सही है। यह प्रधानमंत्री की मालदीव की दूसरी यात्रा है, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसमें देखें तो 25 से 26 जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की राजकीय यात्रा पर, सही रहा। यह प्रधानमंत्री मालदीव की तीसरी यात्रा है। डॉक्टर मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपतित्व काल में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष सरकार के प्रमुख की मालदीव की पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई 2025 को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यहीं पर मालदीव जो है अपना सर्वोच्च सम्मान भी भारतीय प्रधानमंत्री को दिया। प्रधानमंत्री की यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा देखें। इसके संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 24 जुलाई 2025 तक यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक यात्रा पर, सही है। यह प्रधानमंत्री मोदी की यूपी की चौथी यात्रा, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। सिम्बेक्स देखें तो यह भारत और सिंगापुर के मध्य होने वाला एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। इसके 32वें संस्करण का आयोजन 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 मध्य सिंगापुर में आयोजित किया गया। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एक और सामरिक प्रश्न उठाते हैं आर्थिकी से। देखें जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 2025 के संदर्भ में देखें किस प्रकार से प्रश्न बनाया है। 3 सितंबर 2025 को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसके बाद देखें इस बैठक में सभी निजी बीमा पॉलिसी, चाहे वे टर्म ऑफ लाइफ, यानी इसमें कह रहा है कि इस बैठक में सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी, चाहे वे टर्म लाइफ, ULIP या इंडोर्समेंट पॉलिसी हो या उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका क्या है। इसका आंसर सी रहा, 1, 2 दोनों सही इसमें है। व्याख्या इसमें दिया गया 30 सितंबर 2025 को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, सही है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की, ये भी सही है। 56वीं जीएसटी परिषद की ओर से की गई सिफारिशें अंकित है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। मौजूदा 4 स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को नागरिकों के अनुकूल सिंपल टैक्स में सुव्यवस्थित करना, यानी मौजूदा 4 स्तरीय जो टैक्स रेट ढांचा था उसको नागरिकों के अनुकूल सिंपल टैक्स में सुव्यवस्थित करना। इसमें से 2 दर संरचनाएं 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट है। यानी 18% का क्या रहेगा, स्टैंडर्ड रेट है, 5% की मेरिट रेट है। कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% विशेष डीमेरिट रेट भी इसमें लागू रहेगी। सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी, चाहे वे टर्म लाइफ, ULIP या इंडोर्समेंट पॉलिसी, और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है। इसके अंतर्गत देखें तो सभी निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों जैसे फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसी सहित उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है। और इसमें देखें तो आम आदमी की कई वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। आदि पर जीएसटी 18 या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बहुत अधिक तापमान वाला यानी UST दूध पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर पर जीएसटी 5% घटाकर 0 कर दिया गया है। सभी भारतीय ब्रांड जिसमें चपाती, मराठा, परोठा आदि पर भी जीएसटी हटा दिया गया है। आगे इसमें देखें तो लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैक्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी 12%, 18% घटाकर 5% कर दिया गया। एयर कंडीशन मशीन, 32 इंच वाली टीवी, सभी टीवी पर अब 18% कर। डी वॉशिंग मशीन, छोटी कार, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाले मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% घटाकर 18% कर दिया गया है।
कृषि वस्तुओं, मिट्टी तैयार करने या जुताई के लिए ट्रैक्टर, कृषि, बागवानी या वाहन की मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी जिसमें पुआल या चारा, बेसल, घास काटने की मशीन, कंपोजिट मशीन आदि शामिल पर जीएसटी 12% से 5% कर दिया गया। यानी 2 इसमें कर शामिल किए गए हैं। 4 जो कर थी उसमें से जो है 3 को हटा दिया गया, 2 को हटा दिया गया और 2 इसमें रखा गया है। 2 इसमें कौन से रखे गए हैं? 5% और 5% और 18% वाला कर को रखा गया है, बरकरार रखा गया है। बाकी जो शेष था उसको हटा दिया गया है। यानी इसमें देख सकते हैं कि 5% रेट, इसमें जो है स्टैंडर्ड रेट जो है 18% और मेरिट रेट जो है ये रेट 2 कर इसमें रखा गया है। और 40% का डीमेरिट टैक्स जो है ये लग्जरी चीज़ों और जो ड्रिंक्स इत्यादि जो होते हैं नशीली पदार्थों पर रखा गया है। और 0% के टैक्स रहेगा जो कि पहले भी था, और इसके बाद 2 को इसमें हटा दिया गया इस टैक्स में से 56वें बैठक के अंतर्गत। तो ये सारी जानकारी इसमें नहीं रहेगी। यानी कौन कौन से टैक्स हटाए गए हैं? 5% और जो है 18% तो बरकरार है। इसमें 12% और 28% के टैक्स को हटा दिया गया है। प्रश्न इसमें देखते हैं तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक पर देखें प्रश्न किस प्रकार से इसमें पूछा गया। तो इसमें लिख रहा है 29 अगस्त 2025 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 जारी किया गया। सही है। इस सूचकांक में ग्रुप एवं महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो आपका ये बनता है कि 29 अगस्त 2025 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2025 जारी किया गया। ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन AEE के सहयोग AEEE सहयोग से शुरू किया गया। प्रत्येक समूह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य इस प्रकार से रहे। यानी समूह फर्स्ट में देखें तो यह 15 से ज़्यादा MTUE महाराष्ट्र है पहले स्थान पर। इसके बाद समूह 2 में देखें तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर, समूह 3 में असम, समूह 4 में त्रिपुरा है। वस्तु 23 की तुलना में अग्रणी राज्यों की संख्या 7 से घटकर 5 हो गई इस बार। अगला प्रश्न इसमें देखें ऐड करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 को इसमें शामिल कर लेते हैं। तो इसमें देखें 22 जुलाई 2025 को जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें जापान 193 वीजा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए इसमें भारत 59 वीजा फ्री स्कोर से 17वें स्थान पर, सही है। यानी इसमें 20 सही है। एक्सप्लेनेशन चलिए देखते हैं इसका। तो देखें 22 जुलाई 2025 को वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 199 विभिन्न पासपोर्टों वीजा मुक्त पहुंच की तुलना 227 यात्रा गंतव्यों ट्रैवल डेस्टिनेशन से करता है। इस सूचकांक में सिंगापुर 193 वीजा फ्री स्कोर से शीर्ष स्थान पर, सिंगापुर पहले स्थान पर है। पहले जापान हुआ करता था। इस सूचकांक के भारत, बुर्किना फासो, कोटे डी आइवर और सेनेगल के साथ संयुक्त 17वें स्थान पर। ध्यान रखेंगे भारत किसके साथ संयुक्त रूप से? बुर्किना फासो है, कोटे डी आइवर और सेनेगल 17वें स्थान पर है। सूचकांक भारत की वीजा फ्री गंतव्य 59 रहा है। इस सूचकांक अफगानिस्तान को सबसे निचला 99वां स्थान वीजा फ्री स्कोर 25 प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान को। इसमें एक प्रश्न युद्धाभ्यास के रूप में सिलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्टेड नोट्स के माध्यम से। युद्धाभ्यास 2025 देखें तो युद्धाभ्यास 2025 संबंधी में विचार करना है। इसमें देखें क्या है, यह भारत जापान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक गलत है। यह अभ्यास का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 के मध्य फोर्ट वेनाइल अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। सही है। यानी ये युद्धाभ्यास USA यानी अमेरिका और भारत के बीच है, इसलिए जापान के बीच नहीं है, बाला गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पर व्याख्या देखें तो 1 से 14 सितंबर 2025 के मध्य भारत और संयुक्त अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2025 के 21वें संस्करण का आयोजन फोर्ट बेनराइट अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। प्रश्न क्यों देखें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान पर प्रश्न पूछा गया। इसमें देखें तो उनके में से कौन सा कथन सही नहीं जो पूर्वी लद्दाख के शियोग गांव प्रस्तावित वनस्पति उद्यान परियोजना से संबंधित है। यह परियोजना 10 हेक्टेयर बंजर सामुदायिक भूमि विकसित की जा रही है। और दूसरा इसमें देखें तो ले हिल, यानी इसमें जो ए गलत हो जाएगा, बी ही गलत है। ले हिल काउंसिल ने अब तक इस परियोजना को 2 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध की, गलत है। और A3 इसके जो है A, C और D सही है। व्याख्या इसमें देखें तो अगस्त 2025 से पूर्वी लद्दाख के शियोग गांव जो गलवान घाटी के रास्ते पर स्थित 10 हेक्टेयर बंजर भूमि सामुदायिक भूमि को फलों, औषधि पौधों तथा लद्दाख के विविध पादप जीव जंतुओं से संरक्षित एक वनस्पति उद्यान प्रस्तुत करने का कार्य किया है। इस प्रस्तावित परियोजना को सफलतापूर्ण होने पर एक केंद्र शासित प्रदेश का पहला वनस्पति उद्यान हो जाएगा। परिषद अब तक परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करा चुकी है। गलवान घाटी के मार्ग पर स्थित होने के कारण इसे भविष्य में बैटल फील्ड टूरिज्म पॉल के तहत खोले जाने पर विचार हो रहा है। यह आगामी वनस्पति उद्यान संभावित पर्यटक स्थल के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ खुबानी व सेब की सभी किस्में, विभिन्न प्रकार के वृक्ष, औषधि पौधे, पर्वतीय उच्च भूमि पाए जाने वाले पौधे तो लद्दाख के जल सब प्रजातियों में प्रदर्शन किया जाएगा। परियोजना द्रिक्रुन क्योब्सन चेटसांग रिनपोचे की गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक पॉल के अंतर्गत विकसित किया जाएगा और इसे वर्ष 2029 तक पूर्ण करने की योजना है। तो 20 में गलत हो जाएगा, 2 करोड़ की स्टेटमेंट राशि उपलब्ध नहीं कराएगी, बल्कि इसमें देख सकते हैं कि इसके लिए 1 करोड़ परिषद इस परियोजना के लिए 1 करोड़ की धनराशि आवंटित करा चुका है। अब इसमें देखते हैं CGA के बारे में देखें तो 1 सितंबर 2025 को किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक यानी CGA का पदभार संभाला है। तो इसमें ए है TCS कल्याणी जी ने
व्याख्या देखें तो 1 नवंबर 2025 को TCA कल्याणी वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक परिचय CJ कलभार सवाल है। वो इस प्रतिष्ठित आसीन होने वाले 29वें अधिकारी हैं। अगला इसमें देख सकते हैं तो ये है भारतीय नौसेना के 47वें प्रमुख कौन बने हैं। तो 1 अगस्त 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 47वें प्रमुख यानी BCNS के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। तो ये इसमें से वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन जी हैं। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि 1 अगस्त 2025 को वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख यानी BCNS के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस पद पर उन्होंने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया है। इसके बाद देखें उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं। तो ये हैं शशि प्रकाश गोयल जी हैं। 31 जुलाई 2025 को किसने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव पदभार ग्रहण किया। तो शशि प्रकाश गोयल जी। इसको देखें 31 जुलाई 2025 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस पद पर मनोज कुमार सिंह का स्थान लिया। अगला प्रश्न इसमें सत्यपाल मलिक जी के बारे में देखें तो 5 अगस्त 2025 को पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। सही है। वह वर्ष 2017 से 2018 तक बिहार के राज्यपाल रहे। ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो 5 अगस्त 2025 को पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। उन्होंने 5 भारतीय राज्यों अर्थात बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय के राज्यपाल में अपना राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वे 30 सितंबर 2017 से 21 अगस्त 2018 तक बिहार के राज्यपाल रहे। वे 23 अगस्त 2018 से 30 अगस्त 2019 तक तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। वो अविभाजित लद्दाख सहित जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल भी रहे। अगले प्रश्न के रूप में देखें जिम लवेल के बारे में देखें तो इस पर प्रश्न क्या है। 7 अगस्त 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अपोलो 13 चंद्र मिशन के कमांडर जिम लवेल का निधन हो गया। ये सही है। वो चंद्रमा पर 2 बार जाने वाले पहले व्यक्ति। ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखिए 7 अगस्त 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अपोलो 13 चंद्र मिशन के कमांडर जिम लवेल का निधन हो गया। वे 97 वर्ष थे। उन्होंने 1970 में अपोलो 13 को सुरक्षित रूप से पृथ्वी वापस लाया था। और ये ध्यान रखें कि वो चंद्रमा पर 2 बार जाने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन वास्तव में चंद्रमा पर कभी उतरे नहीं थे। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है। इसमें देखें 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। ये सही हो जाएगा यानी सही है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और संबंधित नियमों के तहत आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय वैधानिक समिति का गठन किया गया। ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट्स की व्याख्या देखते हैं। तो इस प्रकार से 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में बताया कि 31 जुलाई 2025 को यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ। संसद में प्रस्ताव पढ़ते हुए स्पीकर ओम बिरला ने यह भी घोषणा की कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 संबंधित नियमों के तहत आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय वैधानिक समिति गठन किया गया है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता BB आचार्य शामिल हैं। इसके बाद बॉब सिम्पसन का निधन हो गया। ये भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 16 अगस्त 2025 को ऑस्ट्रेलिया के आधुनिक स्वर्ण युग के जन्मदाता पूर्व टेस्ट कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन का सिडनी में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बॉब सिम्पसन के संबंध कौन सा विकल्प सही है? सही नहीं है। ध्यान रखना सही नहीं है। तो डी इसमें सही नहीं है। बकिया इसमें से सही। बॉब सिम्पसन ने वर्ष 1978 के ऑस्ट्रेलिया के लिए 62 टेस्ट मैच के लिए और 4,869 रन बनाए। सही है। उन्होंने अपने करियर में सर्वोच्च स्कोर 1964 में इंग्लैंड के खिलाफ 311 रन बनाया। उनके कहते ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 1987 का विश्व कप और 1989 का एशिया सीरीज जीता था। सही है और ये गलत है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पर है कि 16 अगस्त 2025 को ऑस्ट्रेलिया के आधुनिक स्वर्ण युग के जन्मदाता पूर्व टेस्ट कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन का सिडनी 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सिम्पसन ने वर्ष 1997 में ऑस्ट्रेलिया के 62 टेस्ट खेले, जिसमें से 4,869 रन बनाए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष 1965 में उन्हें विजडन करियर ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि उसमें 1978 दिया से, इसलिए गलत है। बकिया शेष उसमें सही है। अगले प्रश्न को देखें तो 7 जुलाई 2025 को किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया। सी इसमें है संजोग गुप्ता को जो है इसमें बनाया गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखें 7 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC के संजोग गुप्ता ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया। वो ICC के 7वें मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं, जबकि चेयरमैन जो है ICC के जय शाह जी बनाए गए हैं। भारत के जय शाह जो है यह ICC के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद देखें तो जुलाई 2025 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो ये है आस्था पुनिया जी बनी है। इसके बारे में देखें तो 3 जुलाई 2025 को आस्था पुनिया आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर बन गई हैं। उल्लेखनीय कि अब तक नौसेना महिला हेलीकॉप्टर और समुद्री गश्त अभियान तक ही सीमित थी। पहली बार किसी महिला को कॉम्बैक्ट फाइटर जेट उड़ाने की जिम्मेदारी वो भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत हैं। वह मेरठ जिले के रहने वाले यानी उत्तर प्रदेश के हैं। 3 जुलाई 2025 को विशाखापट्टनम के INS डेगा पर आयोजित समारोह के रियर एडमिरल जनक बेवली सहायक नौसेना स्टाफ एयर की तरफ से उन्हें विंग्स ऑफ गोल्ड सम्मान से नवाजा गया था। अगले प्रश्न के रूप में भी देख सकते हैं इस प्रकार से 7 अगस्त 2025 को नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एंडले को पहला खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 दिया गया। इंपॉर्टेंट है, पहला ध्यान रखें, पहला जो है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 दिया गया। इस पुरस्कार के तहत चयनित प्राप्तकर्ताओं को $25,000 अमेरिकी डॉलर धनराशि और 1 पदक प्रदान किया। दोनों स्टेटमेंट सही है।
इसमें देखें तो क्या 7 अगस्त 2025 को नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एडेनले को पहला खाद्य एवं शांति के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। उन्हें नाइजीरिया देखें 2023 में इनका निधन हो गया था और 2024 में इनको जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिए जाने को घटा के 5 लोगों के साथ कुल 53 लोगों को अब तक नागरिक जो है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, तो इन्हीं के नाम पर ये जो पुरस्कार स्थापना किया गया। इसमें पहला पुरस्कार जो है वो नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एडेनले को दिया गया। उन्हें नाइजीरिया में भूखमरी से लड़ने प्रयासों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और शांति को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार चयनित प्राप्तकर्ता को 25,000 अमेरिकी डॉलर धनराशि और एक पदक प्रदान किया गया। हर घर तिरंगा देशभक्ति फिल्म महोत्सव 2025 के बारे में भी देखा जा सकता है। इसमें जो प्रश्न है इस प्रकार से कि 11 से 13 अगस्त 2025 के मध्य हर घर तिरंगा देशभक्ति फिल्म महोत्सव 2025 दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे में किया गया। सही इस महोत्सव का आयोजन सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार तत्वाधान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC द्वारा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेनेशन इसको देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद यहाँ देखें तो 16वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 के बारे में दिया गया है। यह पुरस्कार किसको दिया गया तो होम बाउंड को दिया गया। यानी अगस्त 2025 में 16वें फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार तो होम बाउंड को मिला। एक्सप्लेनेशन यहाँ देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत यहाँ देखें अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण एशियाई सहयोग दिवस के रूप में देखें तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण एशियाई सहयोग दिवस कब मनाया जाता है तो 12 सितंबर को मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं 12 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया। मुख्य विषय थीम क्या थी, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड इनोवेशन थ्रू साउथ एंड ट्राई रेगुलर कोऑपरेशन। दक्षिण सहयोग की प्रमुख प्रतिमा है इसमें, इसकी थीम रही। इसके बाद और एक और सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से देखें तो 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में देखें तो इसमें दिया गया स्टेटमेंट के हिसाब से इसको देखा जा सकता है कि 5 अगस्त 2025 को देश भर में 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। गलत हो जाएगा। वर्ष 2025 में भारत सरकार ने इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही पूछ रहा है तो बी इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसमें देखें 7 अगस्त 2025 को देश भर में 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस डे मनाया गया। यानी ये क्यों गलत हुआ इसमें देखें तो 5 अगस्त दिया है, 7 अगस्त कर दिया होता तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया होता। वर्ष 1905 स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में 2015 में भारत सरकार ने इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। अगर हम देखें तो ये बनता है कि वर्ष 2024 के लिए संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेताओं की सूची इस प्रकार से देखें तो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार के अंतर्गत ये सारे लोग शामिल हैं। नेशनल हैंडलूम अवार्ड मार्केटिंग ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट्स नेशनल अवार्ड और राष्ट्रीय अवार्ड स्टार्टअप के अंतर्गत ये सारे लोग। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, ये 12 अगस्त को मनाया गया। व्याख्या देख सकते हैं कि 12 अगस्त संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया। मुख्य विषय थीम वर्ष 2025 का लोकल यूथ एक्शन फॉर SDG एंड बियॉन्ड। इसके बाद हाल ही में कब देश भर में हर घर तिरंगा अभियान 2025 का तीसरा चरण आयोजित किया गया, 13 से 15 अगस्त तक आयोजित किया गया था। इसमें देख सकते हैं 2 से 15 अगस्त 2025 तक 3 चरणों देश भर में हर तिरंगा अभियान आयोजित किया गया। प्रथम चरण 2 से 8 अगस्त, द्वितीय चरण 9 से 12 अगस्त, तृतीय चरण 13 से 15 अगस्त 2025 में चला था। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में देखें, दोनों स्टेटमेंट है सही है। 23 अगस्त 2025 को देश भर में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, सही। इस वर्ष के दिवस की थीम थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अंतरिक्ष, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावना, दोनों सही रहा। यानी ये दोनों सही हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23 अगस्त देश भर में दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। इस वर्ष के दिवस की थीम आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावना तक रहा। इसके बाद देख सकते हैं पहला विश्व अश्व दिवस कब मनाया गया, 11 जुलाई को, जो कि विश्व जनसंख्या दिवस से मनाया जाता है। और 23 अगस्त को क्यों मनाया गया, दूसरा देखें तो 23 अगस्त 2023 को जो है भारत का जो चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग किया था उसके डार्क प्लेस पर, इसलिए जो 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इस बार 2025 में दूसरा अंतरिक्ष दिवस मनाया गया इस थीम के साथ।